वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर शैंक्स की पावर की एक झलक देखेंगे जो कि आज तक हमें एनिमे में नहीं दिखाई गई कि वो एक्चुअली में कितना ज्यादा पावरफुल है। तो भाई ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो पिछले पार्ट में आपने लूफी वर्सेस लूची देखा था, जहां हमने देखा था कि कैसे लूची ने भी अब अपनी डेविल फ्रूट की पावर्स को अवेकन कर लिया है, लेकिन अपने अवेकन फॉर्म में भी वो लूफी को छू भी नहीं पा रहा था और लूफी इसके साथ खेल रहा था और उसके सारे अटैक्स को बड़ी आसानी से डॉज कर रहा था। इनफैक्ट एक टाइम पे तो वो लूची को खाने वाला था और लूची किसी तरह उससे बचता है, लेकिन फिर लूफी अपना फाइनल अटैक करता है लूची पे और उसे नॉकआउट कर देता है, सुला देता है। और नॉकआउट होते होते लूची खुद बोलता है व्हाट इनसेन पावर, मतलब वो खुद मान जाता है कि भाई लूफी इस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। और वहीं दूसरी तरफ हम समुद्र में एक और गवर्नमेंट शिप को देखते हैं जिसमें एडमिरल किजारू होता है, जो कि कह रहा होता है कि वेगापंक के साथ स्ट्रॉ हेड्स भी हैं, लेकिन फिर भी वो इतनी आसानी से वहां से एस्केप नहीं कर पाएंगे। हम उसी तरह सब कुछ करेंगे जैसा हमने प्लान किया है। और वो ऑर्डर देता है कि जितने भी वॉरशिप्स हैं उन सबको एगहेड की तरफ ले चलो। फिर आगे हम देखते हैं कि पिटने के बाद भी लूची दोबारा अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और पूरी CP0 दोबारा से रेडी हो जाती है स्ट्रॉ हेड से लड़ने के लिए और वेगापंक को मारने के लिए। और यहाँ लूची बोलता है कि इस आइलैंड के जितने भी एग्जिट हैं उन सबको ब्लॉक कर दो और वो ऑफिसर्स को ऑर्डर भी देता है कि जितने शिप्स हैं उनको भी डिस्ट्रॉय कर दो कि कोई भी यहाँ से एस्केप ना कर पाए। और ये सब कुछ लैब से वेगापंक वन शाका देख रहा होता है कि वो लोग सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं। और जब वो ये सब वेगापंक को बताता है तो वेगापंक समझ जाता है और वो कहता है मतलब बिना फाइट किए ये लोग हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे। और ये सुनते ही वेगापंक टू लिलिथ काफी खुश हो जाती है और वो कहती है मतलब अब हम उन लोगों से एटलस का बदला ले सकते हैं, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे लूची ने एक ही अटैक में एटलस को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। लिलिथ उसी अटैक की बात कर रही है, लेकिन शाका उसे मना कर देता है और वो कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, हम उनसे नहीं लड़ने वाले। और वो सब रेडी होके स्ट्रॉ हेड्स के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ वेगापंक बोलता है कि अब हम सब रेडी हैं यहाँ से निकलने के लिए। अभी हम लैब के एक दूसरे साइड में देखते हैं कि बॉनी गुस्से में भाग रही होती है और लूफी और चॉपर उसे पकड़ रहे होते हैं। और बॉनी कह रही होती है कि वेगापंक को क्या लगा कि वो कुछ बग्स का यूज करके मुझे रोक सकता है, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि कैसे बॉनी को एक लेजर बीम मिली थी जिसका यूज करके उसने वेगापंक को धमकी दी थी कि उसके फादर को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन वो लेजर बीम डिफेक्टिव थी और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे बग्स यानी कीड़े आ गए थे, जिसे देख के भाई बॉनी की बहुत बुरी हालत हो गई थी और वो वहीं पे बेहोश हो गई थी। और अब होश में आने के बाद वो फिर से भागकर वेगापंक को ढूंढ रही है और लूफी और चॉपर से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तभी लैब का अलार्म बजता है बीप बीप करके और ये अनाउंसमेंट होने लगती है कि द फ्रंटियर डोम इज ऑफलाइन। और हमें पता चलता है कि जो लैब का फ्रंटियर डोम है यानी कि उसके चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव लेयर है, जिसे हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि काकू ने जब उस लेयर को क्रॉस करने की कोशिश की थी तो उसके ऊपर अटैक हो गए थे। उसी लेयर को किसी ने ऑफ कर दिया है यानी बंद कर दिया है। और भाई ये सुनते ही वेगापंक वन शाका भी कहता है आखिर ये कैसे हुआ, इसके पीछे पर्पस क्या है। और तभी लिलिथ भी पाता है और उससे पूछती है कि जल्दी से चेक करो क्या कोई कंट्रोल रूम में है, आखिर फ्रंटियर डोम ऑफ कैसे हुआ। और पाइथागोरस लिलिथ को बताता है कि उसे कोई भी डिटेक्ट नहीं हुआ कंट्रोल रूम में, मतलब किसी को नहीं पता ये कैसे हुआ। फिर बाहर देखते हैं कि CP0 के एजेंट्स को भी ये चीज पता चल जाती है, जिस बात का फायदा उठा के काकू लूची से बोलता है कि ये गोल्डन चांस है हमारा इनके ऊपर अटैक करने का। लेकिन लूची बोलता है कि उसे लगता है कि ये एक ट्रैप भी हो सकता है, तो हमें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही वो लोग बादलों के ऊपर जाते हैं वो देखते हैं उनके ऊपर कोई भी अटैक नहीं होता। और हाँ भाई जो पंक रिकॉर्ड है वो बादलों के ऊपर बना हुआ है, लेकिन वो रियल क्लाउड्स नहीं है, क्योंकि हमने एक एपिसोड में देखा था जहाँ लिलिथ एक्सप्लेन करती है कि ये आर्टिफिशियल क्लाउड्स है जिसके ऊपर ये पंक रिकॉर्ड बना हुआ है, तो ये रियल क्लाउड्स नहीं है। और बादलों पे पहुंचते ही लूची की नजर स्ट्रॉ हेड्स की शिप सनी पे पड़ती है और वो बोलता है कि अब बस यही शिप रह गया है जिसे डिस्ट्रॉय करना है। और काकू बोलता है लीव इट टू मी, ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और वो अपनी टेम्पेस्ट किक यूज करता है सनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन उसके अटैक को कोई रोक देता है। वहां से हमारे जोरो की आवाज आती है जो कि बोलता है कि आखिर मेरी नींद को किसने डिस्टर्ब किया। और भाई जोरो को देखते ही काकू की फट जाती है, मतलब तुम उसकी शक्ल देखो, बंदे के पसीने छूट जाते हैं। और फिर हम लैब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे पाइथागोरस बोलता है कि मैंने दोबारा से फ्रंटियर डोम को ऑन कर दिया है, लेकिन हम बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि कुछ CP0 के एजेंट अंदर आ चुके हैं। और शाका उनकी फाइट को स्क्रीन में अंदर देख रहा होता है और कहता है कि तो उन लोग ने टारगेट बनाया है स्ट्रॉ हेड्स की शिप को। फिर हम आगे देखते हैं कि लूफी दौड़ते हुए अपने क्रू के पास आता है लैब में और सबसे पूछता है कि क्या उनमें से किसी ने बॉनी को देखा है क्या। वो बताता है कि वो एक लेडी पायलट है जिसके लॉन्ग हेयर्स है। और ये सुनते ही रॉबिन बोलती है कि अब तुमने बात की तो मुझे याद आया, आखिर वेगापंक किधर है, अभी तो वो यही था। फिर आगे हम लैब के एक दूसरे हिस्से में देखते हैं जहाँ पे वेगापंक बॉनी से डर के भाग रहा होता है और बॉनी
इसके पीछे पड़ी होती है और कह रही होती है क्या तुम मेरे डैड को नॉर्मल करोगे, यस और नो। और वेगापंक बोल रहा होता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता और वो रीजन उसे नहीं बता रहा होता है। और फिर उसके आगे समुद्र के एक हिस्से में हम किड पायरेट्स को देखते हैं जहाँ पे किलर किड से बोलता है शायद हम उस आइलैंड पे अब आ चुके हैं जिस आइलैंड को द होम ऑफ द जायंट्स भी बोलते हैं। जो सुनते ही किड स्माइल करता है और समझ जाता है कि ये है एल्बाफ। और फिर अगले सीन में हम मरीन के G14 हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं जिसके अंदर हेलमैपो रो के स्वॉर्ड के मेंबर प्रिंस से हेल्प मांग रहा होता है कोबी को बचाने के लिए। कि तभी हम देखते हैं हेडक्वार्टर के बाहर गाप की शिप आती है और हेलमैपो बाहर गाप को देख के बहुत इमोशनल हो जाता है और रो के बताने लगता है कि कैसे कोबी को ब्लैक बियर्ड ने किडनैप कर लिया है। और गाप बोलता है कि रोना बंद करो और शिप पे चढ़ जाओ क्योंकि हमें हाशी नोशो जाना है, यानी पायरेट आइलैंड, कोबी को बचाने के लिए। मतलब तुम समझ रहे हो भाई, कुछ बहुत क्रेजी होने वाला है। और फिर से हम एगेट का सीन देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बॉनी रो रही होती है क्योंकि उसे वेगापंक नहीं मिल रहा होता है और वेगापंक ये सब देख रहा होता है और फिर वो उसे चुप कराने आता है। लेकिन ये बॉनी की चाल होती है और जैसे ही वेगापंक उसके पास आता है बॉनी घूम कर फिर से उस पर अटैक कर देती है और उसे छूकर उसे एक बच्चे में कन्वर्ट कर देती है। फिर वो वेगापंक को पकड़ के उससे पूछती है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुमने मेरे फादर की जान क्यों ली। और वेगापंक उसे बताता है कि ये किसी की चॉइस नहीं थी, कोमा ने खुद अपने लिए ये चूज किया था। और बॉनी उसे झूठा बोलती है और कहती है कि उसके फादर ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे और अपनी जान नहीं लेंगे। और वो गुस्से में वेगापंक को जमीन में पटक देती है और कहती है कि एक्सक्यूजेस देना बंद करो, मुझे सच्चाई बताओ। और वेगापंक बोलता है ये तो चाइल्ड अब्यूज है। लेकिन तभी बॉनी वहाँ पे किसी रूम को देखती है और उसकी तरफ जाने लगती है। वेगापंक उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती और वो वहाँ पे उस रूम के पास जाके उसके डोर को खोल देती है। और जैसे ही वो अंदर जाती है वो वहाँ पे एक बबल को देखती है। और फिर हम लैब के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ हम जोरो और ब्रोक को देखते हैं, जहाँ पे जोरो ब्रोक से कहता है कि वो काकू को हैंडल कर लेगा तो वो जाकर शिप को प्रोटेक्ट करे। और ब्रोक वहाँ से चला जाता है और उसके बाद हम जोरो वर्सेस काकू का एक भयंकर वाला क्लैश देखते हैं जहाँ पे जोरो अपनी 3 स्टाइल शॉट्स यूज कर रहा होता है और काकू अपने जिराफ के फॉर्म पे होता है, जहाँ पे वो अपनी गर्दन को घुमा घुमा के बार बार जोरो पे अटैक कर रहा होता है लेकिन जोरो अपने आप को अच्छे से डिफेंड कर रहा होता है। तभी जोरो गुस्सा होकर बोलता है बहुत हो गया और वो एक जोरदार अटैक करता है काकू के ऊपर और काकू जमीन पर। लेकिन इसी बात का फायदा उठा के लूची तुरंत ऑर्डर दे देता है सारे सेराफिन्स को कि लैब को अभी के अभी डिस्ट्रॉय कर दो। और ये सुनते ही सारे सेराफिन्स लैब पर अटैक कर देते हैं और लैब के अंदर भाई नामी और उस सब की फट जाती है। लेकिन शाका अभी भी काम होता है और कुछ सोच रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि काकू की गर्दन पर कोई उसे काट लेता है जिसकी वजह से काकू वहीं पे बेहोश हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि स्टसी होती है। और लूची उसे देख के बोलता है कि स्टसी ये तुमने क्या किया। और लूची समझ जाता है कि उसे धोखा मिला है और वो तुरंत ही स्टसी पर अटैक करता है लेकिन स्टसी बड़ी आसानी से उसके अटैक को डॉज कर देती है और एकदम से आगे आ जाती है। और फिर वो उसे पीछे से पकड़ के लूची को भी उसकी गर्दन पे काट लेती है और उसे वहीं पे बेहोश कर देती है। और ये देखते ही भाई जोरो ब्रोक दोनों ही शॉक हो जाते हैं कि भाई आखिर अभी क्या हुआ। कि तभी जो स्टसी होती है वो ट्रांसपोर्टर स्नेल से अंदर लैब में बताती है कि उसने दोनों ऑफिसर्स को सुला दिया है। और हमें पता चलता है कि भाई जो स्टसी है वो एक्चुअली में वेगापंक के साइड है और उसके लिए लॉयल है। और फिर स्टसी आगे बताती है कि उसका लेवल भी लूची के ही लेवल पे है तो वो जो सेराफिन्स के ऑर्डर है उनको ओवरराइट नहीं कर सकती, तो वो सेराफिन्स को ऑर्डर देके उन्हें नहीं रोक सकती। और तभी लैब के अंदर से लिलिथ बोलती है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया स्टसी, बाकी हम देख लेंगे। और लिलिथ और एडिशन लैब से बाहर आ रहे होते हैं क्योंकि हमें पता है वेगापंक सेराफिन्स को रोक सकते हैं क्योंकि वो हायरार्की में सबसे ऊपर आते हैं 5 एल्डर्स को छोड़ के, तो वो किसी के ऑर्डर को भी ओवरराइट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही लिलिथ लैब से बाहर आती है हम देखते हैं जो मिहोक का सेराफिन होता है वो उसे देखते ही उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है लेकिन जोरो तुरंत ही उसके बीच में आ जाता है और उसे रोक देता है। और जोरो एसॉक को टॉन्ट करते हुए बोलता है कि पास से तो तुम बिल्कुल भी उसके जैसे नहीं दिखते, एक्चुअली भी तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत ह्यूमैनिटी है। और एसॉक ये सुनते ही जोरो को एकदम से काफी दूर फेंक देता है अपनी पावर से। और हाँ भाई जोरो बिल्कुल सीरियस नहीं था यहाँ पे, लेकिन फिर भी हमें पता चलता है कि ये सेराफिन्स कितने पावरफुल हैं। तभी एडिसन लिली से बोलता है कि अब तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो और वो सारे सेराफिन्स को ऑर्डर देता है रुकने के लिए। कि तभी जिम्बे वाला सेराफिन उस पे अटैक कर देता है लेकिन सही टाइम पे सांजी उसे बचा लेता है और बाद में वो सेराफिन्स भी रुक जाते हैं और उनकी बात को मान लेते हैं और कोई अटैक नहीं करते हैं। तभी शाका स्टसी को भी उनके साथ आने के लिए कहता है और स्टसी मान जाती है। और फिर हम लैब के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ पे लूफी अभी भी बॉनी और वेगापंक को ढूंढ रहा होता है लेकिन उसे अभी भी कोई नहीं मिला होता है। फिर से हम एक गवर्नमेंट शिप को देखते हैं जिसमें एडमिरल किजारू मौजूद था लेकिन उसके अलावा वन ऑफ द 5 एल्डर्स में से एक उसमें सैटर्न भी मौजूद होता है। और जहाँ किजारू सैटर्न से पूछता है कि क्या आप इससे पहले वेगापंक से मिले हैं और सैटर्न उसे बताता है हाँ बहुत पहले वो वेगापंक से मिल चुका है और ये काफी शर्म की बात है जो कुछ भी अभी हो रहा है। और फिर अगले सीन में हम एगहेड का सीन देखते हैं जहाँ पे पंक रिकॉर्ड के नीचे एगहेड पर जो ऑफिसर्स होते हैं CP9 के, उन पर सारे पैसिफिस्टर्स ने अटैक कर दिया होता है और उनकी हालत बहुत
बुरी होती है और उन ऑफिसर्स की कोई भी अटैक पैसिफिस्टर्स पे काम नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि पैसिफिस्टर्स के पास अल्टीमेट डिफेंस होता है बबल शील्ड का, जिसकी वजह से उनके कोई भी अटैक उन्हें छू नहीं पा रहे होते हैं और पैसिफिस्टर्स उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं वो सेंटामारू होता है जो ये सारे अटैक्स करवा रहा होता है उन ऑफिसर्स पर। इसके अलावा वो और 50 यूनिट्स जो पैसिफिस्टर्स की होती है आइलैंड पर, उन्हें भी रिलीज कर देता है आइलैंड पर और उन्हें ऑर्डर देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम लोग का यही मिशन है कि तुम अपने क्रिएटर यानी वेगापंक को यहाँ से एस्केप करने में हेल्प करो। वहीं दूसरी तरफ हम स्टेसी, ज़ोरो और ब्रोक को देखते हैं कि वो लोग भी अपने कपड़े चेंज करके फ्यूचरिस्टिक लुक में आ चुके होते हैं। फिर सभी एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं कि तभी शाका बताता है कि कुछ इश्यूज यानी प्रॉब्लम हो गई है, तो उसे ध्यान से सुनो। और वो बताता है कि पहली बात तो स्टेला यानी वेगापंक डिसअपीयर हो चुका है, पता नहीं कहाँ गायब हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हमने फ्रंटियर डोम के कंट्रोल को खो दिया है, मतलब फ्रंटियर डोम ऑन है और अगर इस सिचुएशन में हमने पंक रिकॉर्ड को छोड़ने की कोशिश की, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश की, तो उस लेयर को टच करते ही हमारा फ्राई बन जाएगा, मतलब हम जल के राख हो जाएंगे। ये सुनते ही ऊसप और चॉपर पूरी तरह से शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि इस सिचुएशन में फिर हम वेगापंक के साथ इस आइलैंड से एस्केप कैसे करेंगे। तभी शाका उन्हें जवाब देता है कि पहले हमें स्टेला यानी वेगापंक को ढूंढना होगा, उसके बिना हम यहाँ से एस्केप नहीं कर सकते। तब तक मैं इस डोम को ठीक करने के बारे में कुछ सोचता हूँ। तभी सब लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें अलग अलग ग्रुप बना के वेगापंक को ढूंढना चाहिए। वो जितनी जल्दी से ढूंढ लेंगे उतनी जल्दी वो यहाँ से एस्केप कर सकते हैं। और फिर डिसाइड होता है कि लूफी और ज़ोरो वहीं पे शाका के साथ रुक कर काकू और लूची पर नजर रखेंगे और बाकी लोग जाएंगे वेगापंक को ढूंढने के लिए। फिर आगे हम देखते हैं बॉनी को जो वो बबल मिला था वो एक्चुअली में कुमा की मेमोरी का एक बबल था, जिसमें उसकी सारी मेमोरीज स्टोर हैं, मतलब उसके साइबॉर्ग बनने से पहले की मेमोरीज, जिसे टच करते ही बॉनी उसकी मेमोरीज के अंदर चली जाती है और उस मेमोरी में वो एक बच्चे को देखती है जो कि रो रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा चोट लगी होती है और उसे देखते ही बॉनी समझ जाती है कि ये तो डैडी है यानी कुमा है। तभी वो देखती है कि कुमा को काफी लोग मार रहे होते हैं और वो बोल रहा होता है प्लीज इससे अच्छा तो मुझे मार डालो। और बॉनी उन्हें रोकने की कोशिश भी करती है, स्टॉप भी बोलती है, लेकिन कोई इसकी नहीं सुनता और बॉनी से ये सब कुछ नहीं देखा जाता और वो बबल से अपना हाथ हटा लेती है और काफी दूर गिर जाती है और फिर वो जोर जोर से रोने लगती है। और फिर लैब के एक दूसरे हिस्से में हम पाइथागोरस को देखते हैं जो कि बोल रहा होता है कि इन सेराफिन्स ने तो लगभग इस लैब को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या वो भूल गए कि वो भी यहीं पे पैदा हुए हैं। लेकिन तभी उसको पीछे से एकदम से कोई आवाज आती है और जैसे ही वो घूम के देखता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है शाका पाइथागोरस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और वो उससे पूछता है ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्या कोई एक्सीडेंट हुआ है, तुम ठीक तो हो। और वो अपनी स्क्रीन पर भी चेक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी अपनी स्क्रीन पर एक बहुत ही अजीब सी शेडो दिखाई देती है जो कि उसके कैमरे को डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर आगे हम बिल्डिंग ए के 3rd फ्लोर में नामी, ब्रोक और एडिशन के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पे नामी कुछ डायमंड्स को देख के उनकी दीवानी हो जाती है और एडिशन उसे याद दिलाता है कि हम यहाँ पे वेगापंक को ढूंढने आए हैं। वहीं आगे हम बिल्डिंग ए के ही 2nd फ्लोर में रॉबिन, चॉपर और एटलस के ग्रुप को देखते हैं जो कि वेगापंक को ढूंढ रहे होते हैं। और उसके आगे फिर हम 4th फ्लोर पे कंट्रोल रूम में शाका को देखते हैं, जहाँ पे लूफी उससे पूछ रहा होता है कि आखिर चल क्या रहा है। लूफी उसे बताता है कि अभी कुछ सेकंड पहले उसको सबकी आवाज एकदम अच्छे से सुनाई दे रही थी, लेकिन अचानक से उसे सबकी आवाज आना एकदम से बंद हो गई। और फिर शाका लूफी से बताता है कि ऐसा ही कुछ उसके कैमरेस के साथ भी हो रहा है, वो भी एक एक करके काम करना बंद कर रहे हैं। और फिर शाका बोलता है कि उसे लगता है कि इस लैब में हमारे अलावा भी कोई और है। और वही दूसरी तरफ हम बिल्डिंग सी के 3rd फ्लोर में ऊसप, फ्रैंकी, लिलिथ और यॉर्क के ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें एक अजीब सा इंसिडेंट दिखाई देता है, जहाँ पे वो सामने देखते हैं कि उनके धुआं ही धुआं होता है। और जैसे ही वो वहाँ पे जाते हैं तो उन्हें पाइथागोरस की बॉडी मिलती है जिसका सिर गायब होता है। जैसे ही वो पाइथागोरस की बॉडी के पास पहुंचते हैं वो देखते हैं कि साइड में उन्हें कोई देख रहा होता है और वो सब जैसे ही उससे पूछता है कि कौन है वहाँ पे, तो हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि पाइथागोरस का ही सिर होता है जो कि उनकी तरफ चल के आ रहा होता है। फिर वो सब जब पाइथागोरस के सिर से बात कर रहे होते हैं और तभी हम दूसरी साइड देखते हैं जो यॉर्क होती है वो हैंकॉक वाली सेराफिन से बात कर रही होती है और कह रही होती है कि ओ ये कितनी क्यूट है। तभी हम देखते हैं जो हैंकॉक वाली सेराफिन होती है वो अपनी पावर से यॉर्क को स्टोन में कन्वर्ट कर देती है और उस पर अटैक कर देती है, जिसे देख के सभी शॉक हो जाते हैं। यहाँ तक कि लिलिथ बोलती है कि आखिर ये सेराफिन यहाँ क्या कर रही है और वो उसे ऑर्डर देती है रुकने के लिए, लेकिन वो रुकती नहीं बल्कि उन्हीं पे अटैक कर देती है। तभी फ्रैंकी बोलता है कि हमें भी लड़ना चाहिए और लिलिथ उससे कहती है कि ऐसा सोचना भी मत, हमारा कोई भी चांस नहीं है क्योंकि हमने इसे इसी तरह डिजाइन किया है कि ये सबसे पावरफुल बीइंग है, तो हम इनसे जीत नहीं पाएंगे। वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लूफी, ज़ोरो और शाका के ग्रुप पे भी मीहॉक और कुमा के सेराफिन्स ने अटैक कर दिया होता है। शाका उनको रुकने का ऑर्डर भी देता है लेकिन वो उसकी नहीं सुनते बल्कि उन पर अटैक कर देते हैं। तभी लूची और काको भी होश में आ जाते हैं और वो लूफी से कहते हैं कि तुम हमारे हैंडकफ खोल दो, हम भी तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं इन सेराफिन्स को हराने में। लेकिन ज़ोरो उन्हें मना कर देता है और कहता है कि अगर हमने तुम्हारे हैंडकफ खोल दिए तो फाइट खत्म होने के बाद तुम हमें दोबारा हैंडकफ्स नहीं लगाने दोगे। और काको बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, फाइट खत्म होने के बाद हम खुद वो हैंडकफ लगा लेंगे। और भाई लूफी मान जाता
है, लेकिन जोरो से फिर भी मना कर देता है। लेकिन तभी अचानक मिहोक वाला सेराफिन उन पर अटैक कर देता है, जिससे जोरो बच तो जाता है, लेकिन वो उसके अटैक को देख के शॉक हो जाता है और सोचता है ये पावर्स तो मिस्टर वन की है, जिससे उसने फाइट की थी एलाबेस्टा आर्क के दौरान। तभी काकू फिर से जोरो से बोलता है कि मेरी बात को समझो, तुम उस तरह से उन लोगों से नहीं जीत पाओगे। और तभी शाका और CP9 के एजेंट से उनका मिशन पूछता है। तभी लूची उसे जवाब देता है कि उसका मिशन है सारे वेगापंक्स को एलिमिनेट करना। तभी शाका कहता है कि अच्छा, लेकिन तुम्हारी खुद की मेंबर स्टसी ने भी तुम्हें धोखा दे दिया है, तो मतलब अब तुम उसे भी नहीं छोड़ोगे, राइट? लूची बोलता है राइट, वो उसे भी जिंदा नहीं छोड़ेगा और उसे कोई भी मर्सी यानी दया नहीं दिखाएगा। लूची के जवाब सुन के काकू लूची से बोलता है कि क्या तुम इन्हें कन्विंस करना चाह रहे हो कि ये हमें ना बचाए और यही मरने के लिए छोड़ दें? और तभी लूफी कुछ सोचता है और शाका से हैंडकफ्स की चाबी मांगता है और शाका उसे दे भी देता है। और फिर लूफी लूची को एकदम से चिढ़ाते हुए टॉन्ट मारता है कि जब ये फाइट ओवर हो जाएगी और तुम्हें पता चलेगा कि तुम मुझे बीट नहीं कर सकते, तो फिर तुम एक लूजर की तरह मेरे फ्रेंड्स या वेगापंक के पीछे तो नहीं भागोगे ना, राइट? और तभी जोरो लूफी से बोलता है कि तुम्हारी ये ट्रिक्स और टॉन्ट इन लोगों पे काम नहीं करेंगे। और तभी लूची लूफी को जवाब देता है फैट चांस, ऐसा हो ही नहीं सकता, सबसे पहले मैं तुमसे निपटूंगा स्ट्रॉ हेड लूफी, क्योंकि तुम मेरी हिट लिस्ट में सबसे टॉप में आते हो। तुम्हारे फ्रेंड्स तो जिंदा नहीं बचेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं तुमसे निपटूंगा। और ये सुनते ही भाई जोरो शॉक हो जाता है कि भाई लूफी की ट्रिक काम कर गई, क्योंकि भाई लूफी और जोरो अभी तक श्योर नहीं थे कि अगर उन लोगों ने इन दोनों के हैंडकफ खोल दिए तो कहीं ये उनके फ्रेंड्स या फिर वेगापंक पर अटैक ना कर दें। और तभी लूफी ने चाल चली और लूची को चिढ़ाते हुए बोला कि तुम सबसे पहले मुझसे निपटोगे ना, किसी लूजर की तरह मेरे फ्रेंड्स या वेगापंक के पीछे तो नहीं भाग जाओगे ना। और जोरो को भाई यकीन नहीं था कि ये ट्रिक काम करेगी, लेकिन ये काम कर गई। लूची ने सामने से बोल दिया कि तुम मेरी टॉप लिस्ट में सबसे पहले आते हो और सबसे पहले मैं तुमसे ही निपटूंगा। उसके बाद लूफी उन दोनों के हैंडकफ को खोल देता है और फिर वो अपने गियर 4 बाउंसमैन के फॉर्म में आ जाता है और फिर वो और लूची मिलकर कुमा वाले सेराफिन पर मिलकर एक पावरफुल अटैक करते हैं। दूसरी तरफ काकू और जोरो मिलकर मिहोक वाले सेराफिन पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं। और फिर अगले सीन में हम लैब के बहुत ही अंदर यानी एक अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे कोई फूड यानी खाना मांग रहा होता है। और हम देखते हैं ये और कोई नहीं बल्कि CP7, CP5 और CP8 के एजेंट्स होते हैं, जिन्हें यहाँ पे बंदी बना के रखा गया होता है। जिनमें से एक एजेंट किसी से बात करते हुए बता रहा होता है कि जब वो 2 महीने पहले एगेट से अपना इंसेप्शन खत्म करके वापस जा रहा था, तो उसके ऊपर C20 ने अटैक कर दिया और उसे फिर बाद में यहाँ पे बंद कर दिया गया। और वो कहता है कि मुझे लगा उसके पीछे तुम्हारा हाथ है, डॉक्टर वेगापंक। और हम देखते हैं डॉक्टर वेगापंक भी वहाँ होता है और वो कहता है आई एम सॉरी, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर वेगापंक के हाथ में भी हैंडकफ्स बंधे होते हैं, मतलब उसे भी यहाँ पे बंद कर दिया गया है। और फिर हमें किड पायरेट्स का शिप दिखाया जाता है जो कि एल्बाफ की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पे किलर किड को याद दिला रहा होता है कि कैसे लास्ट टाइम जो मैच था वो कम्प्लीटली वन साइडेड था, मतलब रेड हेयर पायरेट्स ने पूरी तरह से किड पायरेट्स को हराया था और उसी मैच में किड ने भी अपने एक हाथ को गवाया था। और हम देखते हैं कि कैसे शैंक्स अपने शिप की तरफ बढ़ रहा होता है और सभी लोग उसे गले लगा रहे होते हैं। और वही बैकग्राउंड में किलर अभी भी बोल रहा होता है कि शायद इस बार वो तुम्हारा एक हाथ ना ले बल्कि तुम्हें जान से मार दे। और ये सुनते ही किड हंसते हुए बोलता है हाँ, वो तो तब ना जब मैं हारूंगा, ओनली इफ आई लूज। मतलब देख रहे हो बंदा कितना ज्यादा कॉन्फिडेंट है। फिर से हम एगेट का सीन देखते हैं, जहाँ पे लूफी और लूची अभी भी लड़ रहे होते हैं उस सेराफिन से और फिर मिलकर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करते हैं उस कुमा वाले सेराफिन पर। वही दूसरी तरफ काकू भी अपनी टेम्पेस्ट किक से एसॉक पे अटैक करता है और जोरो भी अपना वन शॉट स्टाइल यूज करके एसॉक पे अटैक करता है। और फिर काकू और जोरो मिलकर भी एसॉक पे एक पावरफुल अटैक करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उन सेराफिन्स पे उन अटैक्स का कोई भी असर नहीं होता, जिसे देख के लूफी भी शॉक हो जाता है कि व्हाट द हेक, मतलब इन पे कोई भी असर क्यों नहीं हो रहा है। और तभी जोरो बोलता है कि इन्हें देख के तो मुझे किंग की याद आ गई, जिससे मैंने फाइट की थी वानो पे। तभी शाका बोलता है कि क्या तुम उस लुनेरियन की बात कर रहे हो जो कि काइडो की क्रू में था। और जोरो बोलता है कि उसे नहीं पता कि तुम लोग उसे क्या बुलाते हो। अभी शाका उन्हें बताता है कि सेराफिन्स को उनकी टफनेस उनके लुनेरियन ब्लड से मिली है, मतलब उनकी बॉडी में लुनेरियन ब्लड है। और ये सुनते ही जोरो सबसे बोलता है अगर ऐसा है तो ध्यान दो, जब तक उनके पीछे वो फ्लेम्स जल रही है तब तक हमारे अटैक्स का उन पे कोई भी असर नहीं होने वाला, मतलब वो फ्लेम जब तक जलती रहेंगी तब तक लिटरली वो लोग इनविंसिबल हैं। तभी हम देखते हैं शाका कहीं जाने लगता है और लूफी से पूछता है तो शाका उसे जवाब देता है कि शायद उसे पता है कि उसे वेगापंक कहाँ मिलेगा। और तभी एसॉक शाका पे अटैक करने वाला होता है, लेकिन जोरो उसे रोक देता है। और वही आगे हम बिल्डिंग ए की 3rd फ्लोर पे देखते हैं कि नामी के ग्रुप पे भी जिम्बे वाले सेराफिन्स ने अटैक कर दिया होता है और वहाँ पे नामी उस सेराफिन से लड़ रही होती है, जहाँ पे वो जूस को यूज करके उस सेराफिन पे थंडरबोल्ट से अटैक करती है। और हमें दिखता है कि उस सेराफिन की बहुत बुरी हालत हो जाती है, लेकिन फिर से वो अपने डेड फूड की पावर्स को यूज करके जमीन के अंदर चला जाता है और एकदम से नामी के पीछे आ जाता है। और वो नामी पे अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ पे एकदम से सांजी आ जाता है जो उसको डबल किक मार के काफी दूर फेंक देता है। और फिर वो नामी से कहता है कि टेंशन मत करो नामी सान, अब मैं आ गया हूँ। और फिर सांजी एकदम सीरियस लुक में बोलता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक बच्चे हो या जिम्बे हो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। और फिर हम बिल्डिंग सी के 3rd फ्लोर में देखते हैं, जहाँ पे लिलिथ हैंग
हैंकॉक वाले सेराफिन से लड़ रही होती है अपने बबल गन से, और उस बबल को छूते ही हैंकॉक वाली सेराफिन वहीं पे गिर जाती है। और फिर वहाँ पे लिलिथ एक्सप्लेन करती है कि ये बबल सी वाटर से यानी ओशियन के पानी से बने हैं, जो कि इन सेराफिन्स की वीकनेस है, क्योंकि इन सेराफिन्स के पास भी डेविल फ्रूट पावर्स हैं। और फिर वो हैंकॉक वाली सेराफिन काफी गुस्सा हो जाती है और उन पे लेजर अटैक कर देती है, कि जिसका फायदा उठा के फ्रैंकी पीछे से आ जाता है और उसे बबल से दबा देता है। बबल की वजह से वो सेराफिन फिर से पावरलेस हो जाती है, लेकिन फिर वो एक बहुत ही मासूम सा और क्यूट सा चेहरा बना के फ्रैंकी को देखती है, जिससे फ्रैंकी पिघल जाता है, और जिसका फायदा उठा के वो फ्रैंकी को एक किक मारती है और वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लिलिथ तुरंत ही उस पे बबल गन से अटैक कर देती है, लेकिन वो सेराफिन उन सारे अटैक्स को डॉज कर देती है और एक क्यूट सा फेस बना के उन्हें आंख मारती है, जिसे देख के ऊसप और लिलिथ दोनों ही पिघल जाते हैं। फिर वो उन दोनों को ही अपनी पावर से स्टोन में कन्वर्ट कर देती है। फिर आगे हम फिर से लैब के अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे शाका पहुंच जाता है और वो साइपरपोल के एजेंट्स को देख के काफी शॉक हो जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर वेगापंक पे पड़ती है और वो भागते हुए उसकी तरफ आ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई गन पॉइंट करता है और उसे शूट कर देता है, और वो गोली उसके सिर के आर पार निकल जाती है और वो वहीं मारा जाता है, जिसे देख के साइपरपोल के एजेंट्स और वेगापंक दोनों ही शॉक हो जाते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि एगेट के जितने भी रिसर्चर्स होते हैं वो आइलैंड को छोड़कर भाग रहे होते हैं, क्योंकि सेंटा माउंट ने उन्हें बता दिया होता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट बहुत जल्दी हिस्ट्री को रिपीट करने वाली है और ये आइलैंड बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय होने वाला है, जस्ट लाइक ओहारा। और फिर हम बिल्डिंग सी के थर्ड फ्लोर का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि ऊसप और लिलिथ पूरी तरह से स्टोन में कन्वर्ट हो चुके होते हैं, लेकिन जो फ्रैंकी होता है वो पूरी तरह से स्टोन में कन्वर्ट नहीं हुआ होता, उसका आधा फेस और एक हाथ अभी भी नॉर्मल होता है। और तभी पैथागोरस हैंकॉक वाले सेराफिन को बुलाता है और उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है, उसे किसने ऑर्डर दिया ये सब करने के लिए। लेकिन वो जो हैंकॉक वाली सेराफिन होती है उसकी एक भी नहीं सुनती और उसको अपने पैर के नीचे कुचल कर वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है, बहुत बड़ा धमाका होता है। और फिर दूसरी तरफ हम नामी के ग्रुप को देखते हैं, जहाँ पे जिम्बे वाला सेराफिन और सांजी के बीच अभी भी बैटल हो रही होती है, जहाँ पे वो जिम्बे वाला सेराफिन सांजी को एक जोरदार पंच मारता है, लेकिन सांजी को कुछ भी नहीं होता और वो बोलता है दिस इज द पावर ऑफ लव। और फिर हम बिल्डिंग ए के फोर्थ फ्लोर में जोरो और लूफी को देखते हैं, जो अभी भी उस सेराफिन से लड़ रहे होते हैं, कि तभी लूफी बोलता है कि आखिर वो मिहॉक वाला सेराफिन कहाँ पे है। तभी लूफी को जवाब देता है, हो सकता है वो तुम्हारे फ्रेंड्स के पीछे गया हो उन पर अटैक करने। तभी जोरो बोलता है टेंशन मत लो, मैं उस सेराफिन के पीछे जाता हूँ। और लूफी काकू से बोलता है कि ऊसप तुम भी जाके जोरो की हेल्प करो, और काकू चला भी जाता है। और फिर वो दूर जाके बोलता है कि तुम ऊसप किसको बुला रहे हो, और भाई पर्सनली मुझे सीन काफी फनी लगा था। और फिर लूफी कुमा वाले सेराफिन पे अपना हॉक गैटलिंग अटैक कर देता है उसे यहाँ पे बिजी रखने के लिए। फिर हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है मैरी जॉस का, जहाँ पे किसी का कॉल आता है और वो इंसान बताता है कि जो डॉक्टर वेगापंक है वो वॉइड सेंचुरी पे रिसर्च कर रहा है, जिस बात को पक्का करने के लिए CP5 के एजेंट्स को एगहेड भेजा जाता है, लेकिन उन्हें वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वो बहुत मिस्टीरियस तरीके से वहाँ से गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। और उसके बाद CP7 और CP8 के एजेंट्स को भी एगहेड भेजा जाता है, लेकिन वो भी बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वहाँ से गायब हो जाते हैं और कभी वापस नहीं आते। और फिर से मैरी जॉस पे एक मिस्टीरियस कॉल आता है उसी सेम बंदे का, जो कि बोलता है इस बार उसे टॉप बॉस से बात करनी है। और फिर उस बंदे की और 5 एल्डर्स के बीच कुछ कन्वर्सेशन होती है, और जहाँ पे एल्डर्स डिसाइड करते हैं कि वेगापंक को रास्ते से हटा दिया जाएगा, यानी उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और ये जो मिशन होता है ये CP0 को दिया जाता है। फिर एल्डर डिसाइड करते हैं कि हो सकता है कि वेगापंक रेजिस्ट करेगा, मतलब सामने से लड़ने का ट्राई कर सकता है, वो इतनी आसानी से तो नहीं मरेगा, इसलिए वो पीछे से किजारू को भी भेजते हैं और उसके साथ कुछ वाइस एडमिरल्स को भी भेजते हैं एगेट की तरफ। और फिर अगले सीन में हम लैब के अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमें शाका की डेड बॉडी दिखती है, साथ में वेगापंक बोल रहा होता है कि आंसर में मुझे जवाब दो कि तुमने ऐसा क्यों किया। और हमें पता चलता है जिस इंसान ने गोली चलाई थी वो और कोई नहीं बल्कि वेगापंक 6 यॉर्क होती है, जो कह रही होती है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनना चाहती है। ये सुनते ही वेगापंक शॉक हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम तो मेरे साथ मैरी जॉस जा चुकी हो और तुम्हें पता है कि वो सेलेस्टियल ड्रैगन कितने घटिया लोग हैं। और फिर यॉर्क बोलती है तुम तो बिल्कुल शाका की तरह बात कर रहे हो। और फिर वो एकदम सीरियस टोन में बोलती है कि मुझे नहीं लगता इस दुनिया को एक से ज्यादा वेगापंक की जरूरत है। फिर हमें कुछ घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यॉर्क सारे सेराफिम्स को अपना प्लान बता रही होती है कि कैसे फ्रंटियर डोम के ऑन होते ही वो बताती है कि सब पर तुम अटैक चालू कर देना, लेकिन वेगापंक को तुम्हें बंदी बनाना है, उसे जान से नहीं मानना है। और ये सारा प्लान सेराफिम समझ जाते हैं। और फिर यॉर्क हैंकॉक वाले सेराफिम से बोलती है अगर तुम मुझसे मिलो सबके साथ तो पहले तुम मुझे एक स्टोर में कन्वर्ट कर देना, और फिर जब कोई देख ना रहा हो तो दोबारा से नॉर्मल कर देना, इससे किसी का डाउट मेरे ऊपर नहीं जाएगा। और हमें पता चलता है ये सब जो लैब में हो रहा है ये सब वेगापंक 6 यॉर्क का करा धरा है। फिर सीन शिफ्ट होता है वॉललैंड एल्बाफ की तरफ, जहाँ पे हम किलर और किड को देखते हैं, जिसपे शैंक्स की फ्लीट के मेंबर्स चिल्ला रहे होते हैं कि आखिर ये किड पायलट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्या ये हमारे चीफ शैंक्स के पीछे आए हैं। और तभी हमें शैंक्स के फ्लीट के कुछ कैप्टन दिखाए जाते हैं जो कि काफी अजीब लग रहे होते हैं, जिसमें से पहला तो एक रैबिट होता है हरे कलर का, दूसरा एक बुड्ढा होता है जिसके बोलते बोलते ही दांत बाहर आ गए होते हैं, और तीसरी तो एक
एक छोटी बच्ची होती है जो कि इतने स्ट्रॉन्ग भी नहीं लग रहे होते हैं, और यही किड भी सोचता है कि भाई क्या कोई मजाक चल रहा है, क्या ये सच में शैंक्स की फ्लीट है। और तभी किलर उसे जवाब देता है कि उनके बीच कुछ नामी गामी लोग भी हैं, तो जरा संभल के। और फिर हम आइलैंड में शैंक्स को देखते हैं और फिर वो अपने शिप में जाता है और अपने क्रू से पूछता है कि क्या आज कोई ब्लैक बियर्ड के ऊपर न्यूज है क्या। और एक मेंबर बताता है कि नहीं, ब्लैक बियर्ड के ऊपर तो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन उन्होंने किड के बारे में कुछ जरूर पता किया है। और फिर शैंक्स किड के बारे में पढ़ता है और उसे पता चलता है कि वो साउथ ब्लू से है। और फिर किड किलर से पूछता है कि आखिर हमारे सामने कितने शिप हैं, और किलर से बताता है टोटल 9 शिप्स हैं, और कुछ लोग के तो बाउंटी पोस्टर्स भी मैंने देख रखे हैं। और फिर किड बोलता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं उन सबको डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और फिर वो अपनी पावर्स को यूज करके एक बहुत ही पावरफुल कैनन बनाता है, और जिससे वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करने ही वाला होता है कि तभी शैंक्स को कुछ महसूस होता है और वो अपनी ऑब्जर्वेशन आके यूज करता है। और हमें यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चलती है। जैसे हमें पता है कि काटाकुरी अपनी फ्यूचर साइड से कुछ सेकंड फ्यूचर में देख सकता है, और उसी तरह शैंक्स भी अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करके सिर्फ कुछ सेकंड्स ही नहीं बल्कि पूरे एक इंसिडेंट को देख सकता है। क्योंकि किड जैसे ही अटैक करने वाला होता है, शैंक्स अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी से देख लेता है कि वो कौन सा अटैक करने वाला है, वो कितना डैमेज करेगा और उससे कितने लोगों की जान जाएगी। और इसलिए वो बोलता है एज एक्सपेक्टेड, जैसा मैंने सोचा था, किड एक सीरियस डैमेज करने वाला है। जो सुनते ही बैकमैन स्माइल करते हुए बोलता है कि आई थिंक यू हैव सीन अ हेल ऑफ अ फ्यूचर, मतलब लगता है तुमने कुछ ज्यादा ही अच्छा खासा फ्यूचर देख लिया है। किड इससे पहले कुछ अटैक कर पाता, शैंक्स एकदम से उसके सामने आ जाता है और भाई शैंक्स को देखते ही किड की फट जाती है। तुम देख सकते हो वो कितना ज्यादा शॉक हो जाता है। और फिर शैंक्स अपनी तलवार निकालता है और बोलता है डिवाइन डिपार्चर। ये इतना पावरफुल अटैक होता है कि किड और किलर दोनों ही वन शॉट यानी एक ही अटैक में नॉकआउट हो जाते हैं। तुम किड की शक्ल देख सकते हो, बंदा बिल्कुल खूना खून हो जाता है। और इस अटैक में इतनी सारी हाकी रिलीज होती है कि भाई जो किड के क्रू के मेंबर होते हैं वो भी नॉकआउट हो जाते हैं, और कुछ एक दो बच जाते हैं। वो शैंक्स को देखते ही तुरंत सरेंडर कर देते हैं और कहते हैं प्लीज हमारे कैप्टन को मत मारना, तुम चाहो तो हमारे पॉनिग्रिफ ले सकते हो। और वो शैंक्स को पॉनिग्रिफ भी दे देते हैं, और हमें शैंक्स का एक बहुत ही सीरियस और बैड एस लुक देखने को मिलता है। शैंक्स पॉनिग्रिफ को लेकर उनकी शिप से चला जाता है। अभी हम देखते हैं डोरी और ब्रोगी अपना अटैक रेडी कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम किसी पे कैनन फायर करते हो तो खुद भी कैनन खाने के लिए रेडी रहो। और फिर वो अपना एक अल्टीमेट अटैक करते हैं जिससे किड पायरेट्स की शिप के 2 टुकड़े हो जाते हैं और वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हमें बताया जाता है कि आज के दिन किड पायरेट्स की क्रू जिसका कैप्टन ईस्टिस किड, जिसकी बाउंटी 3 बिलियन बैरीज थी, उसे कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया यानी मिटा दिया गया बाय रेड हेयर शैंक्स। और हमें पता चलता है अगर तुम शैंक्स की फैमिली या उसके क्रू के किसी भी मेंबर को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हो तो शैंक्स तुम्हारी क्या हालत करेगा। और यहाँ से वीडियो का दी एंड होता है, क्योंकि भाई वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। और अगर तुम्हें इसके आगे का पार्ट चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो। अगर इसमें 500 लाइक्स आते हैं तो मैं इसका पार्ट 3 भी जरूर बनाऊंगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान